नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ तुलनात्मक आलोचना की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तुलना से तात्पर्य है दो चीज़ों का आपस में समानता या असमानता की दृष्टि से मिलान करना। लेकिन जब साहित्य में हम किसी कृति की विचार या विषय वस्तु की विवेचना करते हैं, तो उसके समान धर्मियों से हम उसकी तुलना करते हैं। उसमें जो समानता मिलती है, असमानता मिलती है, उनके आधार पर उस कृति पर विचार किया जाता है और ऐसी प्रवृत्ति को तुलनात्मक आलोचना कहते हैं। तुलनात्मक आलोचना का जो क्षेत्र है वह बहुत व्यापक है। एक पंक्ति से लेकर विशालकाय ग्रंथों, धाराओं, प्रवृत्तियों, इतिहास, इन सब से हम उसकी तुलना करते हैं। अंतर्भाषी, बहिर्भाषी, किसी भी आधार पर तुलना हो सकती है। संस्कृत साहित्य में सूक्ति के रूप में कालिदास एवं भारवी, बाणभट्ट एवं श्रीहर्ष की तुलनाएं की जाती हैं। रीतिकाल में यह सूक्ति बहुप्रचलित रही कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास। इस प्रवृत्ति में कवियों, लेखकों की रचनाओं की तुलना उसी भाषा अथवा अन्य भाषा के कवियों, लेखकों की रचनाओं से की जाती है और परस्पर साम्य, वैषम्य के आधार पर उनका महत्व रेखांकित किया जाता है। सामान्यतः तुलनात्मक आलोचना पद्धति में तुलना के आधार पर एक की न्यूनता अथवा सीमा और दूसरे की श्रेष्ठता सिद्ध की जाती है। तुलना करते समय प्रायः आलोचक संतुलित दृष्टि नहीं अपनाते तो उस प्रवृत्ति को खतरनाक माना जाता है। इस प्रवृत्ति के कारण आलोचना कमज़ोर हो जाती है। जब संतुलित दृष्टि से आलोचना की जाती है तभी तुलनात्मक आलोचना सही होती है। आलोचक को न्यायाधीश की तरह तुलनात्मक रूप से सभी पक्षों पर विचार करना चाहिए और निष्पक्ष राय कृति के ऊपर देनी चाहिए। यदि ऐसा आलोचक पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है तो उसकी आलोचना निष्पक्ष और न्यायसंगत नहीं हो सकती। हिंदी समीक्षा में प्रारंभिक दौर में देव बिहारी की आलोचना को लेकर बहुत विवाद हुआ। वह ऐसे पूर्वाग्रह युक्त तुलनात्मक सोच से उपजा था जो कि एक धारणा लेकर पैदा हुआ था। कृष्ण बिहारी मिश्र की स्थापना देव बिहारी का उत्तर लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव के माध्यम से दिया था। आधुनिक हिंदी समीक्षा के आविर्भाव काल से ही यह प्रवृत्ति मिलती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रवृत्ति का सार्थक उपयोग करते हुए साहित्य और भाषा के बहुत से कचरे को साहित्य मंदिर में प्रविष्ट होने से रोक दिया। इस प्रवृत्ति के आलोचक को गुरु गंभीर, अध्ययनशील, साहित्यिक, ऐतिहासिक दृष्टि संपन्न होना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में तुलनात्मक आलोचना निष्पक्ष हो ही नहीं सकती। तुलनात्मक आलोचक को निष्पक्ष होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार आलोचक ही एक अच्छा तुलनात्मक आलोचक हो सकता है। आलोचक का ज्ञान अगर व्यापक नहीं है, विशद नहीं है, तो इस प्रवृत्ति की आलोचना के साथ वह न्याय कर ही नहीं सकता। छायावादी युग में भी तुलनात्मक आलोचना का बोलबाला रहा था। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, इन सभी ने तुलनात्मक आलोचना का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके बाद भी इसका क्षेत्र जो है वह केवल आलोचना तक सीमित नहीं रहा, अनुसंधान का भी एक आयाम बन गया। तुलनात्मक समीक्षा का उदाहरण है कि बाबू गुलाब राय की इन पंक्तियों में हम देखें कि सूर और तुलसी के उपासना भेद से उनकी भक्ति भावना में भी अंतर था। सूरदास ने अपने भगवान के माधुर्य पक्ष को अपनाया था तो तुलसीदास ने अपने इष्ट देव के ऐश्वर्य के पक्ष को, जो इष्ट देव का ऐश्वर्य का पक्ष था, उसको उन्होंने अपनाया। सूर ने नियम और मर्यादा की अपेक्षा प्रेम को प्रधानता दी, तुलसी ने नीति और मर्यादा को। सूरदास ने भगवान के लोक रंजन रूप पर अधिक बल दिया तो तुलसी ने इनके लोक रक्षक रूप को अधिक बल दिया। इसका यह अर्थ नहीं है कि सूरदास ने उनके लोक रक्षक रूप की उपेक्षा की।
श्री कृष्ण जी ने अघासुर, बकासुर और कंस का दमन किया था। तुलसी ने राम के बाल सौंदर्य का तथा वनगमन समय की माधुर्यमयी छटा का बहुत ही मनोरम वर्णन किया। दोनों ने ही भगवान की शरणागत वत्सलता पर विश्वास किया, दोनों ने ही भगवत कृपा का आश्रय लिया। दोनों में समानता अवश्य है, किंतु दोनों के दृष्टिकोण में भेद है। यह हुई तुलनात्मक समीक्षा। बाबू गुलाब राय की इस समीक्षा से हम सब समझ सकते हैं कि तुलनात्मक समीक्षा किस प्रकार की होती है। दो लेखक एक विषय पर लिख रहे हैं, लेकिन उस विषय पर लिखते हुए भी वह किस प्रकार भिन्न लेखन कर रहे हैं, यही तुलनात्मक समीक्षा या आलोचना का मूल आधार है। अगर हम देखें यहाँ कि सूरदास की भक्ति कृष्ण के प्रति है, तुलसीदास की भक्ति राम के प्रति है, यहाँ तो एक मूल भेद हो ही गया। लेकिन इस भक्ति भावना में भी किस प्रकार उसको अभिव्यक्त करने में लेखक ने जो अपना विशिष्ट शैली अपनाया है, उस उनकी अपनी शैली का यहाँ क्या वैशिष्ट्य है और दोनों में क्या तुलनात्मक विभिन्नता है, इसको लेखक ने, आलोचक ने, समीक्षक ने यहाँ दर्शाया है। तुलनात्मक आलोचना का मूल आधार यही है कि वह एक विषय पर लिख रहे दो लेखकों की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करे और पाठकों के सामने प्रस्तुत करे कि दोनों में क्या विभिन्नता है। धन्यवाद।